हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 के जहाँ पर बिंदु छूटे थे उसी के आगे हम लोग क्या करते हैं, पुनः स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग कुछ प्रकार देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपसे ये कोई व्यक्ति पूछ ले कि आप ये बताइए कि प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं, विकृति कितने प्रकार के होते हैं। आज उन तथ्यों पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और कुछ एक न्यूमेरिकल, ऐसा न्यूमेरिकल देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। यानी उस पर आपका विकृति हो गया, प्रतिबल हो गया, यंग प्रत्यास्था हो गया, ये सब प्रोसेस उसी एक ही क्वेश्चन पर सभी बिंदु क्या रहेंगे, निहित रहेंगे। तो हम लोग उस पर तो डिस्कस करेंगे इस सवाल पे, लेकिन कुछ प्रकार देख लें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जैसा कि उस पर फोकस किया जाए। ओके, जैसा कि ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे कि अब देखिएगा, मान लीजिए कि आपसे कोई पूछ ले कि ये बताइए कि प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताइएगा प्रतिबल क्या, प्रतिबल तीन प्रकार के होते हैं। ओके, प्रतिबल तीन प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए पहला बिंदु हो जाएगा, बहुत ही सिंपल पॉइंट है ये। पहला है अनुदैर्ध्य। क्या? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल, इसको तो हम देखेंगे परिभाषा के अकॉर्डिंग, लेकिन इसका जो दूसरा पॉइंट, उस पर भी हम लोग क्या करते हैं, अमल कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए दूसरा जो बिंदु है तो उसको हम लोग अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। क्या? अभिलंब प्रतिबल, इसको भी हम लोग समझेंगे और परिभाषा सही समझेंगे। और तीसरा बिंदु एकदम सही सरल है, एक नॉर्मल रूप से उसको देख सकते हैं, अपरूपण। क्या? अपरूपण प्रतिबल। अपरूपण प्रतिबल, ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रतिबल अनुदैर्ध्य प्रतिबल है ये इंपॉर्टेंट है, अभिलंब प्रतिबल ये भी इंपॉर्टेंट है, और अपरूपण प्रतिबल, ये तीनों क्या है, इम्पॉर्टेंट हैं। जैसा कि हम लोग इस पे फोकस करते हैं, वस्तु के अनुप्रस्थ काट का एकांक क्षेत्रफल। क्या? काट का एकांक क्षेत्रफल की अनुप्रस्थ के लंबवत लगने वाले बल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। ओके, मैं समझाता हूँ इसको, लेकिन सभी लिखने के बाद समझा देता हूँ। ओके, वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को क्या कहेंगे दोस्तों? अभिलंब कहेंगे। क्या? अभिलंब प्रतिबल
कहते हैं। ओके, तो यहीं पर हम लोग अपरूपण का प्रतिबिंब अपरूपण का प्रतिबल देख लेते हैं। ये क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग देखते हैं। ओके, वस्तु के पृष्ठ पर स्पर्श रेखी, क्या स्पर्श रेखी बाह्य बल, स्पर्श रेखी बाह्य बल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, तो उस वस्तु के एकांक क्षेत्रफल क्या एकांक क्षेत्रफल पर लगने, क्या एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले, क्या लगने वाले स्पर्श रेखी बल, स्पर्श रेखी बल, स्पर्श रेखी प्रतिबल या, क्या प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। क्या अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि ये जो है बिंदु बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको हम लोग देखते हैं। वस्तु के, क्या वस्तु के अनुप्रस्थ काट का एकांक क्षेत्रफल के अनुप्रस्थ के लंबवत लगने वाले बल अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। लगने वाले बल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। ओके, बहुत छोटी सी परिभाषा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला अपरूपण प्रतिबल। ओके, अब हम लोग देखें अभिलंब। वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। देखिए, ये जो पॉइंट है, ये मैं पॉइंट यहाँ से उठाया हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से उठा लिया हूँ। सभी प्रोसेस इसमें निहित है। देखिए, एकांक है, एकांक मान लीजिए पहले वस्तु इतना हम ले लिए, इतने पूरे प्रोसेस को ले लिए, फिर एकांक क्षेत्रफल के अनुप्रस्थ यहाँ पर है, लेकिन यहाँ क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे हम लोग, अभिलंब प्रतिबल कहेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट है, बस हो गया, ज़्यादा कुछ डिफरेंट है नहीं, दोनों का अर्थ वही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि अनुप्रस्थ काट का और अनुप्रस्थ के लंबवत पूछा है ऊपर वाले में, और यहाँ पर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल लंबवत बल को अभिलंब बल कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट अपरूपण प्रतिबल कहा जा रहा है जब प्रतिबिंब वस्तु के पृष्ठ पर स्पर्श रेखी बाह्य बल लगाया जाता है, तो उस वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले स्पर्श रेखी बल को यहाँ इतना जो प्रोसेस है, यहाँ डबल बार हो गया, इसको क्या करिए, क्लोज कर लीजिए। इतना प्रोसेस लगने वाले स्पर्श रेखी बल या अपरूपण बल, यानी कि ये आप नहीं लिखेंगे तो भी उचित है, यदि लिखेंगे तो भी उचित है। ये मैं डबल बार इसलिए रिपीट किया हूँ क्योंकि ये तो एक स्वयं इसमें विद्यमान है, लेकिन यहाँ पर स्पर्श रेखी बल है, लेकिन स्पर्श रेखी प्रतिबल कहा जा रहा है। जब स्पर्श रेखी बल लगेगा तभी स्पर्श रेखी प्रतिबल उत्पन्न होगा, या तभी हम रेखी प्रतिबल क्या कहते हैं, हम लोग क्या कह सकते हैं, रेखी प्रतिबल कह सकते हैं, या हम लोग क्या कह सकते हैं, अपरूपण प्रतिबल। दोनों की स्थितियाँ सेम है और दोनों की परिभाषा सेम है, और ये लगाना
ये ना लगाना ये आप पर निर्भर करता है कि लगाएं कि न लगाएं। यदि मान लीजिए कि आप नहीं लगाएंगे तो आप इस प्रकार लगाइए कि जब किसी वस्तु के पृष्ठ पर स्पर्श रेखीय बाह्य बल लगाया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। यदि मान लीजिए जो प्रोसेस यहाँ सम्मिलित करना है तो ये सभी क्या करिए, एक कर दीजिए, जो क्या है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतनी बात के लिए अब हम लोग थोड़ा एक बिंदु और है, जैसे जिसको हम लोग कहते हैं विकृति बल, उस पर भी क्या कर लेते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, रब किया जाए दोस्तों। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है। आप यदि इसको पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी पैटर्न बहुत कम ही दिया है, इसको मैं थोड़ा बाहरी और एनसीईआरटी किताब और अदर किताबों को मैं मिक्स कर क्या कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। और आप ये देख रहे होंगे कि कुछ ऐसे बिंदु होंगे या कुछ ऐसे तत्व होंगे जो मैं छोड़ते हुए आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो उसके कुछ और रीजन हैं जो आपको उन रीजनों का जो आंसर वो आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं क्या जो नया बिंदु है उस पर हम लोग क्या करते हैं, विचार करते हैं। जैसे कि विकृति, क्या विकृति जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, विकृति जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग देखते हैं। विकृति, क्या विकृति कितने प्रकार के होते हैं, विकृत है 3 प्रकार के होते हैं। विकृत 3 प्रकार के, विकृति 3 प्रकार के होते हैं। क्या कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। ओके, पहला विकृति जो है ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है और सेम विकृतियां हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखा जाए, क्या फर्स्ट पॉइंट जो है सेम प्रोसेस है, लेकिन वहीं पर प्रतिबल के स्थान क्या लग गया है, विकृति। अनुदैर्ध्य क्या, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, क्या अनुदैर्ध्य विकृति। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर प्रोसेस थोड़ा लिखते हैं तब आपको क्या करते हैं, समझाते हैं। लेकिन फिलहाल तीनों बिंदुओं को, तीनों पर्सनों को लिखने के बाद क्या करूँगा, मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर लिखा जाए तो यहाँ पर लिखा जाएगा वस्तु के एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन, क्या होने वाले परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति। अब दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो भी। तो दूसरा पॉइंट क्या है, उस पर अमल करते हैं। तो दूसरा पॉइंट आपका आ जाएगा आयतन विकृति, क्या आयतन विकृति। आयतन विकृति में क्या होगा प्रोसेस, देखिए अब इसको फोकस करिए। वस्तु के एकांक आयतन में होने वाले परिवर्तन, क्या होने वाले परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर तीसरा बिंदु हो जाए, क्या तीसरा बिंदु हो जाए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम प्रोसेस है अपरूपण, क्या अपरूपण।
विकृति। अपरूपण विकृति क्या होता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। ओके, अपरूपण विकृति बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही लंबा प्रोसेस है। जब किसी वस्तु के पृष्ठ को स्पर्श, किसी वस्तु के पृष्ठ को स्पर्श, या पृष्ठ पर लिख लीजिए, क्या पृष्ठ पर, पृष्ठ पर। ओके, तो यहाँ पर स्पर्श रेखी, क्या रेखी बाह्य बल, रेखी बाह्य बल लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, लगाया जाता है, तो वस्तु की आकृति बदल जाती है, क्या आकृति क्या होती बदल जाती है। जबकि आयतन स्थिर रहता है, क्या आयतन स्थिर रहेगा, क्या आयतन स्थिर। स्पर्श रेखीय बल, क्या स्पर्श रेखीय बल की दिशा, क्या की दिशा, स्पर्श रेखीय बल की दिशा में किसी परत में विस्थापन तथा परत की स्थिर पृष्ठ, क्या परत की स्थिर पृष्ठ, क्या स्थिर पृष्ठ से दूरी, क्या पृष्ठ से दूरी क्या हो जाएगी, दूरी के अनुपात, क्या दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, अनुपात को अपरूपण, क्या अपरूपण कहते हैं। इसको समझिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर थोड़ा विशेष फोकस करिएगा, जैसा कि यहाँ पर हम लोग अमल करते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे कहने का अर्थ है अनुदैर्ध्य विकृति, जैसे कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल था सेम प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि वस्तु के एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। वस्तु के एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। आयतन विकृति क्या होता है, वस्तु के एकांक आयतन में होने वाले परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं। ओके, वस्तु के एकांक आयतन में होने वाले परिवर्तन को एकांक विकृति। देखिए सेम प्रोसेस ये भी, और यहाँ पर सिर्फ डिफरेंट हुआ है, सभी प्रोसेस वही है, सेम प्रोसेस है, सिर्फ यहाँ लंबाई का स्थान क्या हो गया, आयतन हो गया, क्योंकि ये आयतन से क्या है संबंधित है और वो क्या है लंबाई से संबंधित है। और ये किस पे संबंधित है इसको हम लोग देखते हैं। देखिए अब इसको अपरूपण क्या है, जब किसी वस्तु के पृष्ठ पर, क्या जब किसी वस्तु के पृष्ठ पर स्पर्श रेखी बल लगाया जाता है तो वस्तु की आकृति बदल जाती, क्या होती, आकृतियाँ क्या होती, बदल जाती हैं, जबकि आयतन स्थिर रहता है। यानी कि यहाँ जो ये बताया जा रहा है वस्तु की आकृति क्या होगी, बदल जाएगी, लेकिन आयतन क्या होगा, स्थिर ही रहेगा। आयतन क्या रहेगा, स्थिर ही रहेगा। और वहाँ पर मैं डबल इन्वर्टेड कामा में कुछ बिंदु लिखा हूँ, देखिए अब इसको समझिए। स्पर्श रेखी बल की दिशा में किसी परत में विस्थापन तथा परत की स्थिर पृष्ठ की दूरी
के अनुपात को क्या कहते हैं? अपरोपण कहते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिंदु है, थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अब इसके आगे हम लोग एक बिंदु और देख लेते हैं, जो वो भी क्या है? इम्पॉर्टेंट है। रब कीजिए दोस्तों। ओके, अब जैसे कि हम लोग आगे देखते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, अब जैसे कि मान लीजिए कि आपसे कोई प्रत्यास्था गुणांक के कितने, यानी कि प्रत्यास्था गुणांक कितने प्रकार के होते हैं, उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। और आपसे कोई पूछ लिया जाए, पूछ ले कि प्रत्यास्था क्या, प्रत्यास्थता कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यास्था गुणांक, तो यह 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्यास्था गुणांक 3 प्रकार के होते हैं। अब ये आप लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि सर ये आपको पहले ही बता देना चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कमेंट किए कि सर आप प्रत्यास्था गुणांक की परिभाषा बता दिए, प्रतिबल की परिभाषा बता दिए, विकृति की परिभाषा बता दिए, लेकिन इनके प्रकार यदि होते हो तो आप प्लीज़ बता दीजिए। ये बच्चे क्या किए, कमेंट में किए, और उनको मैं आज क्या कर रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। ओके, तो आप ध्यान दीजिएगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट बिंदु देखते हैं। फर्स्ट बिंदु क्या है मेरा? फर्स्ट बिंदु है यंग प्रत्यास्था गुणांक। क्या? यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ये जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ आपको क्या कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ यंग प्रत्यास्था, लेकिन मैं इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट नज़रिए से देखते हुए समझाऊंगा। ओके, यदि मान लीजिए कि इसकी यंग यानी कि जो विकृत अनुदैर्ध्य है, जो विकृत अनुदैर्ध्य है या अनुदैर्ध्य विकृत है, यदि वो प्रत्यास्था में शामिल होती है, क्या? यदि विकृत अनुदैर्ध्य है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? यंग प्रत्यास्था कहेंगे। यदि विकृति अनुदैर्ध्य है, क्या? अनुदैर्ध्य है तो उसे यंग प्रत्यास्था, क्या? यंग प्रत्यास्थता कहते हैं। ओके, बहुत शॉर्ट परिभाषा है, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, दूसरा बिंदु हम लोग देख लेते हैं। दूसरा बिंदु जो है उसको हम लोग क्या, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक, ये भी मैं बता चुका हूँ शायद, जहाँ तक उम्मीद, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, क्या? आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक। ये भी प्रोसेस मैं शायद आपको पिछली क्लास में क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। और ये बिंदु मैं जैसे कि आपको कहा कि ये बिंदु मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कमेंट आने की वजह से मैं इनको पुनः इनके प्रकार पर क्या कर रहा हूँ, प्रोसेस देख रहा हूँ, यानी कि प्रकाश डाल रहा हूँ। तो इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी विकृति क्या होगी? यदि विकृत आयतन होगा तो वो क्या कहलाएगा, प्रत्यास्था गुणांक कहलाएगा। यदि यहाँ ये हम लोग कह सकते हैं, यदि विकृत आयतन है तो क्या कहलाएगा, आयतनात्मक
प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये देखिए तीसरा पॉइंट, ये थोड़ा देख लीजिए, लास्ट पॉइंट, ये लास्ट बिंदु ही चल रहा है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ और विधिवत रूप से पढ़ाया हूँ। अब देखिए दृढ़ता, ये दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक। अब ये जो दृढ़ता गुणांक है इस पर भी क्या करिए, अमल करिए। ये जो दृढ़ता गुणांक है इसकी भी क्या होगी खूबी, इसकी ये खूबी होगी विकृत और अपरूपण यदि है, क्या, यदि विकृति और अपरूपण है तो क्या हो जाएगा मेरा, तो दृढ़ता, क्या, दृढ़ता गुणांक कहलाता है। ओके, ये देखिए इस बिंदु को थोड़ा समझ लीजिए, फिर इसके बाद ये क्लास क्या हो जाएगी, समाप्त की जाएगी। देखिए अभी यंग प्रत्यास्था गुणांक जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और विधिवत रूप से और ग्राफ के माध्यम से भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर आप जैसे कि बच्चे कमेंट किए तो उसके माध्यम से ये मैं क्या कर रहा हूँ, डिफाइन करके बता रहा हूँ। तो यदि यंग प्रत्यास्था में विकृति और अनुदैर्ध्य उपस्थित है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, यंग प्रत्यास्था कहेंगे। यदि दोनों उपस्थित रहेंगे यानी कि विकृति और अनुदैर्ध्य दोनों यदि उपस्थित हैं तो क्या कहलाएंगे, यंग प्रत्यास्था गुणांक कहलाएंगे। आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक क्या होगी, यदि इसमें विकृत के साथ क्या उपस्थित हो, आयतन उपस्थित हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। आई बात कैसे समझ। अब दृढ़ता गुणांक क्या है, यदि विकृत के साथ क्या हो, सम्मिलित हो, अपरूपण सम्मिलित हो, जैसे कि मैं अभी कुछ समय पहले प्रतिबल और विकृति को भी विभाजन करते हुए अपरूपण के बारे में डिस्कस किया था, और उसी प्रकार ये है जब विकृत के साथ अपरूपण है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, दृढ़ता गुणांक कहेंगे, और इसको मैं परिभाषित कर चुका हूँ। ओके, ये रही बात डिफाइन किए हुए कुछ भाग। और जैसे कि मैंने ये कहा था कि ये इस क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, तो इस क्लास में न्यूमेरिकल नहीं हो पाया। अब हम लोग आने वाले क्लास में क्या करेंगे, न्यूमेरिकल भी देखेंगे और कुछ नए इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर देखेंगे। हो सकेगा तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि पहला प्रश्न ये होगा कि ये बताइए कि रेल की पटरियाँ क्यों आई आकार की होती हैं। ओके, रेल की पटरियाँ क्यों आई आकार की होती हैं, ये इस पर हम लोग क्या करेंगे, विस्तार रूप से टिप्पणी करते हुए क्या करेंगे, समझेंगे। ओके, तो आज क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। तो यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।